एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है होम साइंस विद चार्ली में। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। तो बचे हुए क्वेश्चन थे, मैंने आप लोग को बोला था असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी वाला जो पेपर था, उसमें जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे और कुछ मैंने और भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो उसको भी हम लोग फटाफट अभी देख लेते हैं। चलिए, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग उठ जाइए और सुबह का टाइम है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के भी एग्ज़ाम होने की संभावना है 2024 में जल्दी ही। तो स्टार्ट करिए। चलिए, तो देखिए कोटेशन है सुबह सुबह के लिए आपके लिए कि कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। बिलीव इन इक्वेशन ऑफ कर्मा। बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमेशा अपने कर्म करिए और जो दूसरे की वो है, जो आपको कमबैक मिलेगा उसका भी वेट करिए, धैर्य के साथ वेट करिए, ठीक है। तो हमेशा जो भी कुछ करिए उसको करते हुए ध्यान रखना है। इसीलिए बोलते हैं कि अपना रिवीजन रखिए, अपनी पढ़ाई रखिए, करते रहिए जो है, कभी न कभी तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन था हमारा जो गलत हो गया था, इसको मैंने करेक्ट कर दिया था। इसका आंसर होगा आपका प्लेसेंटा, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन है आपका कि मीन, मीडियन एवं मोड निम्न के मापन कहलाते हैं। सेंट्रल कैलकुलस कहलाते हैं, या सेंट्रल टेंडेंसी, या सेंट्रल स्टैटिक्स, या सेंट्रल कैलकुलेशंस। तो इसमें सभी को पता है कि ये जो मीन मीडियन मोड है, ये आपका क्या है? ये केंद्रीय मापन विधि कहते हैं इसको, या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। हमारा यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रबंधन में, मतलब कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है प्रबंधन में, उसका क्या क्या है? महत्वपूर्ण नहीं है, या हृदय स्थान है, या सूक्ष्मतम इकाई है, या परिणाम है? तो बात बिल्कुल सही है। जो डिसीजन मेकिंग है आपके मैनेजमेंट में, वो क्या है? एक बहुत ही हृदय स्थान है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी प्रबंधन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो प्रबंधन में होता क्या है ना, प्रबंधन निर्णय वो कार्य होता है जो किसी भी प्रबंधक को, मतलब जो मैनेजर होता है, जो हर चीज़ को मैनेज करता है, उसको वो परिणाम तक पहुँचने में मदद करता है। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। भाई, जब डिसीजन आप किस लिए लेते हैं? किसी रिजल्ट तक पहुँचने के लिए। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रबंधन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग की चमक और फीकापन निम्न द्वारा बताया जाता है। ये आपका कलर से क्वेश्चन है। तो रंग की चमक आप समझ रहे हैं ना, कि मतलब उसका ब्राइटनेस और डलनेस, उसको ह्यू बोलते हैं, या मूल्य बोलते हैं, या तीव्रता बोलते हैं, या शेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो चमक और फीकापन की बात हो रही है, तो वो होता है आपका क्रोमा बोलते हैं, जिसको हम लोग तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ह्यू क्या दर्शाता है? किसी भी रंग के गर्मपन के और ठंडेपन को, मतलब रंग के नाम को दर्शाता है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो क्या कहते हैं, जो शेड होता है, वो किसी भी कलर में अगर आप जितना ज़्यादा उसका ब्लैक कलर उसमें आप मिलाते जाएंगे, तो उस कलर का शेड बनता जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका संचार वाला क्वेश्चन है कि संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? नहीं आपसे पूछ रहा है, आपको नहीं तुरंत मार्क कर लेना है। तो प्रेषक है, प्राप्तकर्ता है, शोर है, या धनराशि है? तो प्रेषक भी होता है संचार की प्रक्रिया में, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर भी होता है, शोर यानी कि नॉइस भी होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो लॉसवेल का मॉडल है, लॉसवेल का नहीं, किसी और का, उसमें नॉइस भी है प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें जो धनराशि की बात हो रही है, मनी, इस तरह का कोई भी प्रोसेस शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है आपकी कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। ये बात सभी को पता है कि बिहार में जो है फेमस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ बनती हैं इसकी, और इसके मतलब होता है। एक चीज़ और बिहार में फेमस है, वो टीजीटी के एग्जाम में आया भी था। बिहार में एक वो बनाई जाती है, रंगोली कह सकते हो आप इसको, अल्पना। बिहार में ही बनाई जाती है, आई थिंक, हाँ, बिहार में ही बनाई जाती है, ठीक है। तो चलिए, ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बिहार में बनाया जाता है कि पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है, ये थोड़ा आप बताना मुझे। अब बिहार मुझे लग रहा है, बट आप थोड़ा सा बताना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क भी हो गया, समझिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वसा बनाने के लिए वसी अम्ल यानी कि फैटी एसिड जो होते हैं डैश से जुड़ जाते हैं? सल्फर से जुड़ जाते हैं, ग्लिसरॉल से जुड़ जाते हैं, एसीटोन से जुड़ जाते हैं, या अमीनो समूह से जुड़ जाते हैं? तो वसी अम्ल की बात हो रही है, तो वसी अम्ल किससे जुड़ जाते हैं? आपके ग्लिसरॉल से, ठीक है। और अमीनो अम्ल जो आपका होता है, अमीनो समूह, वो तो आपका प्रोटीन का होता है हिस्सा। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला विटामिन के
कौन सा है, ठीक है। विटामिन के का नाम सीधे आपसे इसमें पूछ रहे हैं। ट्राइपायरोफॉस्फेट या फिर फेलिक्विनॉन मतलब कि फाइलोक्विनॉन, या आपका एर्गोस्टेरॉल, या आपका डाइक्यूमेरॉल। तो जो विटामिन के का नाम होता है वो होता है आपका फेलिक्विनॉन, ठीक है, जिसको फाइलोक्विनॉन भी बोलते हैं। तो ये आपका विटामिन के हो गया, ठीक है। और जो आपका एर्गोस्टेरॉल है ये वाला, ये आपका विटामिन डी का एक रूप होता है। इसको विटामिन D2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको D2 भी बोला जाता है। तो ये आपकी बॉडी में विटामिन डी सभी को पता है कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है स्किनर के अनुसार वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव निम्न पर पड़ता है: अधिगम एवं परिपक्वता पर, अधिगम एवं व्यवहार पर, परिपक्वता और व्यवहार, या अधिगम एवं ध्यान। तो आपको पता है स्किनर का नाम जैसे आता है, ये लोग कैसे थे, क्या बोलते हैं उसको, व्यवहार पे ये लोग काम करते थे। किसी के व्यवहार को कह सकते हो आपकी व्यवहार में सुधार लाना, या किसी व्यवहार को उसकी आदत बना देना, इस तरह का थ्योरी है इन लोगों की, ठीक है। बिहेवियरिज्म से लोग मतलब बिहेवियरिज्म जो आपका साइकोलॉजी का ट्रेट है वहाँ से लोग रिलेट करते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये हमेशा किस चीज़ पे काम करते हैं? अधिगम और व्यवहार पर। मतलब कि व्यक्ति को अधिगम मतलब कि उसको सिखा करके उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, ठीक है। तो हमेशा आप कह सकते हो कि व्यवहारवाद की थ्योरी है इन लोगों की रही है। तो इसमें इनके अनुसार वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है कि अगर हम किसी को वातावरण देंगे, सही वातावरण में किसी को सिखाएंगे, मतलब कि अधिगम कराएंगे उसको, तो उसका व्यवहार सही हो जाएगा, या उसका व्यवहार जिस तरीके का व्यवहार आप उस प्राणी के अंदर डालना चाहेंगे उसी तरीके का उसका व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग ये मानते हैं कि सीखने के लिए जो है वातावरण का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वातावरण का। चलिए, तो यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। फिर दूसरा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं की बात हो रही है। गामक विकास परिपक्वता पर निर्भर होता है। फिर है, गामक विकास एक पूर्वानुमानित नमूना होता है। फिर कौशल सीखे जा सकते हैं, मतलब कौशल स्किल्स सीखी जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट है, गामक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर होता है। तो गामक विकास यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि डेवलपमेंट जो होता है वो आपके जेनेटिक्स से बहुत कम रिलेट करता है, ठीक है, मतलब हेरिडेटरी नहीं होता है वो। तो इस वजह से आपका यहाँ पर जो डी आंसर है वो वंशानुक्रम पर, जो गामक विकास है आपका वो वंशानुक्रम पर निर्भर नहीं होता है। यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट है, आईसीडीएस में मूल स्तर पर कार्यकर्ता कौन होती है? साथीन, या प्रचेता, या ग्राम स्तर कार्यकर्ता, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो ये बात सभी को पता है कि आईसीडीएस पर मूल स्तर पर कार्यकर्ता कौन सी है? वो होती है आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, यह वयस्कों के दृष्टिकोण के लिए, यह वयस्कों के दृष्टिकोण परिवर्तन में, मतलब कि उन लोगों की मेंटेलिटी चेंज करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रदर्शनी है, विधि प्रदर्शन है, या भूमिका अभिनय है, या अभियान है। इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका भूमिका अभिनय, जिसको हम लोग बोलते हैं रोल प्ले। क्या बोलते हैं? रोल प्ले कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोल प्ले का मतलब क्या है कि जो चीज़ भी, मतलब जिस चीज़ को भी उनको सिखाना है वो उस चीज़ का पूरा एक नाटक करके दिखाते हैं, कह सकते हो आप, ठीक है। तो कोई भी चीज़ उन्हें सिखानी है तो उसको उसी तरीके का रोल प्ले करके दिखाएंगे, तो उससे लोग बड़ा कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, अरे हाँ ये तो सही कह रहे हैं, ऐसा तो हम भी सोचते हैं, या ऐसा ही तो हम भी करते हैं, है ना। तो इस वजह से भूमिका अभिनय अभिनय जो आपका तरीका होगा वो सबसे अच्छा माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है ज्ञान में वृद्धि करना, मतलब ज्ञान वृद्धि, या कार्यक्रम क्रियान्वयन, या कार्यक्रम सुधार, या कार्यक्रम प्रचार। तो देखिए, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका कार्यक्रम में सुधार लाना, ठीक है। क्योंकि मूल्यांकन में क्या होगा, जब आप मूल्यांकन करेंगे तो उससे आपको जो प्रोग्राम की जो भी गलतियां थी, या जो भी उसके लाभ थे, या जो भी उसमें कमियां थी, उन सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क निम्न में से किससे संबंधित होता है? समस्या केंद्रित अधिगम से, या फिर विषय केंद्रित अधिगम से, या कौशल केंद्रित अधिगम से, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा समस्या केंद्रित अभिनय से, ठीक है, सॉरी अधिगम से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट है, कार्यक्रम नियोजन का अंतिम चरण है पुनः विचार, स्थिति का विश्लेषण, मूल्यांकन, योजना को लागू करना। इसमें से आपसे देखिए अंतिम चरण पूछ रहा है, ठीक है। अंतिम चरण, इसमें ज़्यादातर लोग मूल्यांकन के साथ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मूल्यांकन नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका पुनः विचार। पुनः विचार क्यों होगा? क्योंकि देखिए नियोजन की प्रक्रिया में क्या होता है, मूल्यांकन के बाद, ठीक है, मूल्यांकन के बाद लोग पुनः विचार करते हैं। मूल्यांकन किया आपने कि क्या कमी रह गई, क्या मतलब अच्छा था प्रोग्राम में, क्या खराब था, इसमें और क्या कमियां रह गई। तो जब आप मूल्यांकन कर लेते हैं तो दोबारा से फिर आप सोचते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम फिर से प्रोग्राम करेंगे
तो उसमें हम इन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से इसकी जो अंतिम चरण होगा वो होगा आपका पुनः विचार करना, ठीक है? दोबारा से सोचना उस पे। फिर नेक्स्ट है, धागे में ऐंठन का प्रकार है, क्यू शेप का है, आर शेप का है, या एस है, या टी है। तो धागे में ऐंठन आप सभी को पता है कि हम लोग एक जेड घुमाव वाली ऐंठन होती है, एक आपकी एस घुमाव वाली होती है। तो जेड तो यहाँ पर है नहीं, एस हो जाएगा आपका, ठीक है? सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने आपको बताया भी था, टेक्सटाइल वाली जब क्लास मैंने कराई थी तो उसमें बताया मैंने। फिर नेक्स्ट है, परिवार द्वारा घर के बगीचे में उगाई गई सब्जियां निम्न आमदनी का उदाहरण है। तो मनोवैज्ञानिक आय, वास्तविक आय, मौद्रिक आय, बचत। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक आय क्या होती है? साइकिक इनकम बोलते हैं जिसको, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी और उसको यूज़ करके आपको बहुत ही संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। आपने कोई कपड़ा खरीदा, आप सोच के हाँ इतने पैसे में ये कपड़ा बहुत अच्छा मिल गया और काफ़ी चलेगा, बहुत आरामदायक है, कपड़ा भी बहुत अच्छा, सिलाई भी बहुत अच्छी, मतलब सब कुछ उसमें आपको एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा। तो उससे जो आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसको हम लोग साइकिक इनकम बोलते हैं। फिर है आपका मौद्रिक आय। मौद्रिक आय मतलब मनी के रूप में जो प्राप्त हो रही है, ठीक है? और वास्तविक आय जो आपकी होती है, ये भी वही होती है कि जो मतलब घर का मालिक है उसको नियमित रूप से नौकरी, व्यापार या उद्योग धंधा करने के माध्यम से धनराशि के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है? तो इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, ये वास्तविक आय है, ये जो उगाई गई सब्जियां वाली बात है, ये आपका वास्तविक इनकम में ही आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप घर में जो सब्जियां उगाई जा रही उससे आपके पैसे बच रहे हैं। अगर आप सब्जी खरीदने जाते तो आपको पैसा देना पड़ता, ठीक है? तो लेकिन आप घर में ही उगा ले रहे हैं, तो इस वजह से ये आपकी एक तरीके की भी आपकी इनकम है, क्योंकि आपके पैसे को, जो आपको डायरेक्ट पैसा मिला है, वो पैसा आपका खर्च होने से आपको ये बचा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ। फिर नेक्स्ट है, एफ डब्ल्यू टेलर निम्न में से किससे जुड़े हैं? एफ डब्ल्यू टेलर जो थे आपके, फ्रेडरिक विंसलो टेलर इनका पूरा नाम है। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है? तो इन्होंने इंडस्ट्री में काफ़ी, मतलब इंडस्ट्रियल स्किल्स जो होती हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाली की स्किल, उसमें सुधार करने की बहुत इन्होंने मांग करी थी, और इसलिए इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन जो आपकी थ्योरी थी इसका इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है? तो ये इसमें किससे जुड़े हुए हैं आपके? वैज्ञानिक प्रबंधन, ठीक है? याद रखिएगा इसको, ए आंसर करेक्ट है। ये आपका इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, तने से प्राप्त तंतु है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अनानास है कि जूट है कि नारियल है कि कॉर्न है? तो सभी को पता है कि तने से प्राप्त कौन सा आपका रेशा है, वो है आपका जूट। और अनानास किससे प्राप्त रेशा है? पत्ते से प्राप्त रेशा। नारियल किससे है? नारियल की छाल से, जो है कॉयर भी इसको बोलते हैं, उसकी छाल से बनाया गया रेशा है। इसको आप बाल वाला रेशा भी कह सकते हैं, चटाई वगैरह बनाई जाती है इसकी, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है, लोहे की सतह डैश की क्रिया से जंग निर्मित होती है। लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस वायु, आयरन ऑक्साइड, या लोहा, ऑक्सीजन, फिर वायु और आयरन ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आयरन पे जंग लग जाती है वो किससे हो जाती है? लोहा, ऑक्सीजन, वायु तथा आयरन ऑक्साइड, जब तीनों चारों चीजें मिलती हैं तब जाकर के उस पर जंग निर्मित हो जाता है, ठीक है? सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सेल्वेज का प्रकार नहीं है? सेल्वेज बोले तो किनारी, आपका ये टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं आपसे पूछ रहा। जहां भी नहीं पूछे तुरंत आपको एकदम चौकन्ना हो जाना है। तो लिनो सेल्वेज है, टग्ड सेल्वेज है, या टेप सेल्वेज है, या ट्रेडल सेल्वेज है? तो इसमें देखिए, जो आपकी सेल्वेज होती है, टेप सेल्वेज है, फ्यूज्ड सेल्वेज है, स्प्लिट सेल्वेज होती है, प्लेन सेल्वेज होती है, बहुत तरह तरह की सेल्वेज होती है, ठीक है? इसमें जो आपकी ये ट्रेडल सेल्वेज है, इस तरह की कोई सेल्वेज नहीं होती, मतलब इस तरह की कोई किनारी नहीं होती। तो यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन ज्ञान कृत्रिम रंजक है, ठीक है? रंजक की बात हो रही है आपकी, जिसको डाई बोलते हैं हम लोग। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा होगा? प्रत्यक्ष है, या मतलब वॉट डाइज है, या अम्लीय है, या क्षारीय है? तो सबसे प्राचीन कृत्रिम रंजक जो आपका है, सॉरी, वो है आपका वॉट डाइज, ठीक है? ये सबसे प्राचीन माना जाता है, और ये आपका 1879 में बनाया गया था। कब? 1879 में इसका आविष्कार किया गया था। और ये जो रंग होता है वो आपका सूती और लिनन और रेयॉन वस्त्रों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है? थोड़ा सा महंगे होते हैं और पानी में ही अघुलनशील भी होते हैं, ठीक है? और इनको जब इनका वस्त्रों पे चढ़ाया जाता है तो इनको घुलनशील बनाया जाता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसको मिला करके इसको जल में घुलनशील बनाया जाता है और फिर इनको कपड़ों पे लगाया जाता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, रोगन छपाई का वर्गीकरण डैश के अंतर्गत किया जा सकता है। रोगन छपाई जो है आपकी, किसके अंतर्गत किया गया उसका? खड़ी छपाई, डिस्चार्ज छपाई, अवरोध छपाई, या सांगानेरी छपाई, ठीक है? तो जो रोगन सफाई है आपकी, इसका अर्थ होता है वार्निश या तेल वाली छपाई करके, ठीक है? तो ये जो किसके अंतर्गत आती है? जो आपकी खड़ी छपाई होती है उसके अंतर्गत ये आपकी आती है, ठीक है? इसके बाद डिस्चार्ज छपाई, आप जानते हैं इसको विरंजन छपाई भी कहते हैं।
और ये आपकी एक छपाई बता दें कि ये जो सांगानेरी छपाई आपकी होती है, ये जो है जयपुर में एक जगह है, सांगानेर एरिया पड़ता है, वहाँ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। बेल बूटों की डिज़ाइन के लिए काफ़ी फेमस है। तो सांगानेरी छपाई अगर कभी आ जाए तो आप याद रखना जयपुर के मतलब राजस्थान के जयपुर से रिलेटेड है, ठीक है। तो खड़ी छपाई यहाँ पर हो गया। फिर नेक्स्ट है डैश शोध का प्रारूप नहीं है, मतलब कौन सा इसमें आपका रिसर्च का प्रकार नहीं है। फिर से आपसे नहीं पूछा गया तो फिर से आपको सोच लेना है। निदानात्मक शोध प्रारूप, वर्णनात्मक शोध प्रारूप, परीक्षणात्मक शोध प्रारूप या प्रेक्षणात्मक, ठीक है। तो नहीं की बात हो रही तो यहाँ पर जो आपका प्रेक्षणात्मक शोध प्रारूप है ये आपका इसमें नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है प्रभावशाली प्रबंधन की वैधता की पहचान करता है। तो प्रभावशाली प्रबंधन मतलब बहुत आपका जो प्रबंधन मैनेजमेंट हुआ वो बहुत ही प्रभावशाली रहा है, तो ये किस चीज़ की पहचान कहाँ से होती है? संसाधन से या निर्णय लेने से या प्रबंधन प्रक्रिया से या मूल एवं स्तर से? इसमें जो आंसर है वो आपकी प्रबंधन प्रक्रिया, ठीक है। कि आपकी जो मैनेजमेंट प्रोसेस रहा है वो कैसा, ये चीज़ डिसाइड करता है कि आपकी प्रबंधन जो था वो प्रभावशाली था या नहीं था, ठीक है। तो सी आंसर यहाँ भी करेक्ट हो गया। अब आपका इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये, वृद्धावस्था के लक्षणों में यहाँ पर हाँ ठीक है, लक्ष्यों में सम्मिलित है। मतलब कि आपका ओल्ड एज में व्यक्ति का हमेशा कुछ न कुछ गोल होता है ना? तो आपका जब ओल्ड एज आती है तब उनके लाइफ का क्या गोल होता है? पारिवारिक संबंध, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा या व्यावसायिक खोज। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा, पारिवारिक संबंध और अच्छा स्वास्थ्य। तो यहाँ पर आप जाएंगे पहले और दूसरे के साथ। बात सही है, व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको फैमिली में अच्छे संबंध चाहिए, फैमिली में टेक केयर करने वाले फैमिली मेम्बर्स चाहिए होते हैं और अपना स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहे, ऐसा वो चाहते हैं। शिक्षा और व्यावसायिक खोज वगैरह वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के नहीं है लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? नमक, हल्दी, अजीनोमोटो, जीरा। सभी को ये बात पता है, अजीनोमोटो, ठीक है। कोशिश करिए आप लोग इस समय जो भी नूडल्स वगैरह बनाते हैं या कोई भी आप चाइनीज़ आइटम या फास्ट फूड बनाते हैं, तो अगर आप घर में बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि अजीनोमोटो खाने से बचिए। भाई आजकल इतनी ज़्यादा वायरल डिजीज़ और तमाम तरह की पता नहीं कौन-कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं, तो कोशिश करिए इनसे बचिए। और बच्चों को तो बिल्कुल ही मत दीजिए भाई, आप कभी-कभार खा ले रहे हैं, बच्चों को तो इससे बिल्कुल दूर रखिए। चलिए, खाद्य पदार्थ के स्टोर के माल सूची का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है? स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक, नोटबुक या डायरी? तो ये बात सभी को पता है, ये आपका आई थिंक नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड रखा जाता है वो रखा जाता है आपका स्टॉक रजिस्टर में, ठीक है। फिर है मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन आपका जीआईसी 2021 का प्री का क्वेश्चन है ये। तो इसमें है आपका ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो ग्लूकोज से आपके मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है मुख्य रूप से, ठीक है। कहीं कहीं पर इसमें वसा आंसर दिया गया था बट वो नहीं सही है, ग्लूकोज ही सही होगा, हमेशा इसको याद रखिए। और जीआईसी की जो आंसर की आई तो उसमें भी यही माना गया था। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियां, स्वस्थ गुर्दा, स्वस्थ त्वचा या स्वस्थ यकृत? यकृत बोले तो लिवर, गुर्दा बोले तो किडनी, त्वचा बोले तो स्किन, अस्थियां बोले तो हड्डियां या बोन्स, ठीक है। तो कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए और स्वस्थ दांत के लिए। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन से रक्त शर्करा बढ़ती है, घटती है, मतलब रक्त शर्करा घटती है, रक्त शर्करा बनती है, इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन हार्मोन से क्या होता है? रक्त शर्करा आपकी घटती है, ठीक है। ये मतलब अच्छे से मैनेज होता है ग्लूकोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हृदय में डायस्टोल के समय सभी चैम्बर फैलते हैं, सभी चैम्बर सिकुड़ते हैं, या वेंट्रिकल सिकुड़ता है या ऑरिकल सिकुड़ता है? यहाँ पर एट्रिया लिखा हुआ है, ऑरिकल की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद मतलब आपका आलिंद और नील है। फिर है कि तो इसमें डायस्टोल के समय क्या होता है? जितने भी चैम्बर होते हैं हार्ट के आपके वो क्या होते हैं? फैलते हैं, ठीक है, एक्सपैंड करते हैं। फिर है मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन कितने दिन का होता है? 180 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 280 दिन। तो ये बात आपको सभी को पता है कि 280 दिन आपके होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है वो 300 दिन हो सकता है, लेकिन करमाइकल एक मतलब साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार जो है प्रेगनेंसी का जो पूरा डेज होता है वो कितना होता है? 280 डेज। फिर नेक्स्ट है जन्म के समय नवजात शिशु का रोना इसलिए होता है रक्त प्रवाह उत्तेजित करना, श्वास क्रिया उत्तेजित करना, शिशु भूखा होता है, उसे दर्द होता है। तो जन्म के समय बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि मतलब उसका रोना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि बच्चे की क्या होगा? उसका श्वसन प्रक्रिया जो है वो उत्तेजित हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है? ये ओमेगा 3 आपको अगर ये इस तरीके से लिखा हो, ये इसका मतलब ये आपका ओमेगा 3 होता है, ठीक है। तो ओमेगा 3 कौन सा है? लिनोलेइक अम्ल है, लिनोलेनिक अम्ल है, एराकिडोनिक अम्ल है, ऑलिक अम्ल है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका लिनोलेनिक अम्ल जो होता है वो आपका ओमेगा 3 होता है और लिनोलेक जो होता है वो आपका ओमेगा 6 होता है, ठीक है। तो आपको फिलहाल याद रखना है ये आपका ओमेगा 3 है और ये आपका ओमेगा
6 है। ठीक है, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में 1920 में प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल आरंभ किया था। गिजू भाई ने, ताराबाई ने, या आपके रणजीत भाई ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ताराबाई थे उन्होंने ये स्कूल शुरू किया था। और गिजू भाई जो थे ये बच्चों के लिए कहानियां लिखने में बड़े फेमस थे, गुजरात के थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मंद बुद्धि निम्न में से निम्न की कमी के कारण होती है। विटामिन ए, आयोडीन, कैल्शियम, लोहा। तो सभी को पता है कि आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म हो जाता है, जिससे बच्चे की मानसिक क्या बोलते हैं, मानसिक विकास होता है वो बाधित हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से। फिर मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। लाइपेज, एमाइलेज, रेनिन, प्रोटीज। तो इसमें आपका होगा लाइपेज। वसा के लिए आपका कौन सी एंजाइम जिम्मेदार होती है? लाइपेज। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। आप लोग देखना और बताना क्वेश्चंस कैसे थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कुछ भी जहाँ पे कुछ लगे उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पिछली वीडियो में क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया है, क्योंकि देखिए इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोग रिवीजन करते रहा करो। मैं हमेशा कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ कि ठीक है ये बता दूँ, या अपना भी रिवीजन होता रहे। इसके बावजूद भी अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है तो देखिए तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाता है। अभी तो चलो यहाँ गलत कर दिया, इसको हम सुधार सकते हैं, बट आप लोग जितनी गलती करनी है यहीं पे कर दीजिए। एग्ज़ाम में कुछ भी गलत करने का कोई भी मौका मत छोड़िए, ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम में गलत करना है। इसलिए चलिए अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। हम लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे थे, मैं कोशिश करूँगी वहीं से फिर से कंटिन्यू करें। आप लोग बताना वीडियो कैसी थी। मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।